ये जी हम अपना हम अपना स्टार्ट करने लगे हैं। सबसे बड़ा एरिया जो टैक्स के सिलेबस का है, दैट इज इनकम टैक्स। हम उसको देखते हैं कैसे चलना है, कैसे लेके नहीं चलना, उसके बारे में हम तमाम डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। इनकम टैक्स जो है ये एक इंडिपेंडेंट एरिया, ये सोलली इंडिपेंडेंट एरिया है और इसका किसी भी एरिया के साथ कोई कंसर्न वगैरह नहीं है। पेपर में आपको अगर याद हो, जो हमने इनिशियल डेज में पढ़ा था, हमारा टैक्स का सिलेबस जो है वो 3 ग्रिड्स में डिवाइडेड है, ए, बी और सी। जो ग्रिड ए था इसकी वेटेज थी 5 से 10 नंबर की, जिसमें से हम चैप्टर नंबर 1 जो है वो हमारा हो चुका हुआ है। ग्रिड सी जो है वो हमारा सेल्स टैक्स का है, तकरीबन हमने ये भी कर लिया हुआ है। जो सबसे बड़ा एरिया था दैट वाज फ्रॉम इनकम टैक्स, और इसकी वेटेज जो है वो अप टू 70 मार्क्स थी। 70 मार्क्स तक का जो सवाल है वो इसमें से आने हैं और इसमें से आते हैं। तो इसके ऊपर हम टाइम लगाएंगे, दिसंबर और जनवरी चंद दिन इसके ऊपर लगा के इसको हम 100% क्या करेंगे, अब कंप्लीट करेंगे। अगर यहाँ पे भी आप लोग अगर साथ ना मिले तो मुबारक हो, आप मार्च के जब पेपर में जाएंगे तो आपका रिजल्ट जो होगा वो टैक्स का यही होगा। बड़ा क्लियरली बता रहा हूँ कि अभी भी जो सीरियस नहीं हो रहा, मैक्सिमम जो नॉन सीरियस लोग हैं उनका क्या चीज मिसिंग है, सेल्स टैक्स मिसिंग है। इनकम टैक्स तो साथ कर सकते हैं, वो इनकम टैक्स साथ करते हैं, 70 नंबर इनके यहाँ पे तैयार हो जाएंगे। और जनवरी के फर्स्ट 10 डेज में मैंने उनको सेल्स टैक्स भी करवा देना है। बट अगर किसी ने यहाँ पे भी ना रेगुलर हुआ, यहाँ पे भी उसकी यही रूटीन रही, तो वो अपना अंजाम ये लिख ले, बिकॉज मैं अब उस बच्चे को आके जाके बिल्कुल भी सर्व नहीं करने वाला, साफ सीधी बात है। मैं इसको किसी भी दूसरे बैच में कहीं भी अकोमोडेट भी नहीं करूंगा, साफ सीधी बात है। बहुत हो गई है, बहुत हंसी मजाक बर्दाश्त कर लिया, बट नाउ दिस इज लिमिट, अब नहीं होगा ऐसा। बेशक कोई मेरे बिहाफ पे ग्रुप पे मैसेज कर दे, मेरा मूड नहीं है ग्रुप पे उसको मैसेज करने का। अब यहाँ पे ना तो मैं स्लो होने वाला हूँ और मैंने अब निकलना है यहाँ से। जो रह गया वो रह गया, उसकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। और मैं आज का लेक्चर भी अपलोड एलएमएस पे नहीं करवा रहा, कल का लेक्चर अपलोड होगा और कल की क्लास से होगा, जिसका रह गया सो रह गया, मैं भी इसकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लूंगा। अगर ऐसे तो ऐसे ही सही, अगर आप लोगों में अकड़ है तो मेरे में ज्यादा अकड़ है इस चीज में से। मैं थोड़ा सा पोलाइट होता हूँ, लेकिन मैं इतना पोलाइट आदमी बिल्कुल भी नहीं हूँ, बहुत गलत आदमी हूँ, बहुत बुरा आदमी हूँ मैं, गुस्से का सबसे बुरा आदमी हूँ। और यू गाइज आर डोंट डिजर्व दैट काइंड ऑफ बिहेवियर फ्रॉम मी, कि मैं ज्यादा पोलाइट हूँ। 150 की क्लास में 24 बच्चा बैठा हुआ है, 25 बच्चा बैठा हुआ है, और वैसे इनको हर चीज चाहिए होती है, ये भी है वो भी है। ग्रुप में रोज आके क्लास होगी, ये होगी, लिंक थ्रू तो क्लास नहीं होगी। आज कितने बच्चे प्रेजेंट है, इनको देखना पड़ेगा। और मैं बहुत जरा ना कैलकुलेटेड बोलता हूँ, लेकिन खास तौर पर वो बच्चे जिनको फ्री एक्सेस दी है, इनका कुछ करना पड़ेगा मुझे। या तो इनकी एक्सेस में टर्मिनेट करवा दूंगा आज ही या कल ही, इनका कुछ करना पड़ेगा। और बाय द वे अ वेरी गुड न्यूज़, मैंने 100 बच्चों की बुक्स रुकवा दी हैं। 100 बच्चों को किताब डिलीवर नहीं होगी, रुकवा दी है मैंने पहले ही कहा था ग्रुप में कि जो रेगुलर नहीं होगा मैं उनको किताब डिलीवर नहीं करने दूंगा। तो 100 बच्चों की किताब मैं अभी अभी रुकवा के आई हूँ कि इनको किताब डिलीवर मेरी मर्जी के बगैर नहीं हो सकती। तो मुझे 100 बच्चे पता था कौन से थे, जो नहीं थे, नहीं थे, जो नहीं पढ़ रहे थे, जो रिकॉर्डिंग में भी नहीं है, जिन्होंने टेस्ट भी नहीं दिए, उनकी सुकून से मैंने फ्री में किताब रुकवा दी। अब मेरे पास 2 बैचेस हैं, प्री वाला, पोस्ट वाला। उसमें से जिन बच्चों की किताब डिलीवर होगी वो सिर्फ 200 बच्चों की किताब डिलीवर होगी। 200 भी नहीं, हाँ 207 बच्चों की किताब डिलीवर होगी, बाकी बच्चों की किताब डिलीवर नहीं होगी। अब ये रोएंगे पिटेंगे, इनकी किताब मैं डिलीवर नहीं करने दूंगा, और इनकी मैं बड़ी जल्दी एक्सेस भी टर्मिनेट कर दूंगा। ये जो नॉन सीरियस लोग हैं, खुद तो ये तबाह होते हैं, दूसरों को भी तबाह करते हैं। खुद तो मिसगाइडेड है, दूसरों को भी मिसगाइड कर रहे होते हैं।
मैं ग्रुप में हर एक के मैसेज पढ़ता हूँ, मैं ग्रुप में हर एक की एक्टिविटी देख रहा होता हूँ, मैं रिस्पॉन्ड नहीं करता, ये मेरी शराफत है। वरना मैं जब चाहूँ मैं हर बच्चे का बाय नेम, उसके एलएमएस का सारा जो है ना डिटेल आपके साथ शेयर कर सकता हूँ, कौन कितनी रिकॉर्डिंग में, कौन कितने पानी में। तो ये बैकएंड का सारा मुझे इन्फॉर्मेशन होती है। मुझे यहाँ पे ये भी पता है कि कल किस बच्चे ने अपना पोर्टल किसके साथ शेयर किया था, ये भी मुझे पता होता है। मुझे यहाँ भी पता होता है कि किस बच्चे का कौन सा एलएमएस किस वक्त पे किन किन आईडीज के साथ, किन किन आईपी एड्रेस के साथ जो है वो लॉगिन होता है, ये भी मुझे पता होता है। जैसे कल एक स्टूडेंट का पोर्टल जो है था एक वक्त में 3 जगहों से लॉगिन था, फ्रॉम लाहौर, फ्रॉम बहावलपुर एंड फ्रॉम मुल्तान। मुझे पता था उसने पोर्टल शेयर किया और मैं कुछ नहीं कहता बस। बट अब मेरे ख्याल से ये चीज़ जो है वो डिजर्व नहीं करते। अब इन लोगों को मैं ख़त्म करता हूँ, बहुत मजाक हो गया है। और मैं वैसे मीटिंग का ब्लॉक कर देता हूँ ताकि कोई बच्चा ज्वाइन भी ना कर पाए। कल से ये हमारी क्लास का असूल रहा करेगा, 2:20 में मीटिंग लॉक कर दूंगा, 2:20 के बाद कोई बच्चा ज्वाइन नहीं कर पाएगा। मीटिंग लॉक है, अब कोई तरले भी करेगा ज्वाइन नहीं करने दूंगा मैं, और मैं रिकॉर्डिंग भी नहीं दूंगा। मैं वैसे कहना नहीं चाह रहा था, बट सीएमएडीसी का ही चौथा बैच है मेरा, 1, 2, 3, हाँ ये मेरा सीएमएडीसी का फोर्थ बैच है टैक्स का, और ये सबसे पथेटिक बैच है। अब आप लोगों को नहीं कह रहा, लाइव वालों को, लेकिन आप लोगों को बता रहा हूँ कि आप लोगों के ही दोस्त होते हैं जो मुझे पता है कहाँ कहाँ पे कौन कौन से मैसेज कर रहे होते हैं। दिस वन इज द मोस्ट पथेटिक बैच एवर एग्जिस्टेड। 125 बच्चों को इल्म ही नहीं है क्लास में क्या हो रहा है, इसके अलावा मैं कुछ नहीं कहूँगा। मेरी लाइफ का सबसे गंदा बैच मैं इस वक्त पढ़ा रहा हूँ, लिटरली बता रहा हूँ। 148 बच्चों में से जिन बच्चों ने टेस्ट 2 सबमिट करवाया था, देवर 33। 33 बच्चों ने टेस्ट 2 दिया, सॉरी टेस्ट 2 तो मैंने रुकवाया हुआ था। टेस्ट 1 33 बच्चों ने दिया था, मेरे सामने रिपोर्ट पड़ी हुई थी कल। और इसका मतलब ये 100+ बच्चे जब होंगे ना, ये जब दिसंबर में जागेंगे, ये किसे ब्लेम करेंगे? ये मुझे ब्लेम करेंगे। अपनी गलती को नहीं देखेगा, अपने गिरेबानों को नहीं झांकेगा, दे विल ऑल ब्लेम ऑन मी। ये सारे मुझे कहेंगे मैंने सही नहीं कराया, मैंने छुट्टियां की है, मैंने ये की है, मैंने वो की है। ये सारा कुछ ऐसे होगा। इवन दो पिछले दिनों जो मैंने ऑफ किया है, क्या मैंने सबको रीजन बताई हुई थी मैं क्यों ऑफ कर रहा था? बताई थी ना? कोई ऐसा बचा जिसको मैंने बिना बताए ऑफ किया हो? मुझे यहाँ तक पता है कि किस किस ने मैनेजमेंट को मैसेजेस किए हुए हैं, और किस किस ने, एक 3 बच्चों ने तो यहाँ तक क्या कि हमारे पैसे रिफंड करें, हमने नहीं पढ़ना। तो मैंने कहा यार आप मेरे से पैसे लें, आप उनके हमारे मुंह के ऊपर उन्हें क्या निकले यहाँ से। अनकरीब आपको नजर आएगा कि 2-3 बच्चे ग्रुप से निकाले जाएंगे। लाइक जब एक चीज मैंने बता दी है फिर भी, और यहाँ तक भी मुझे बाय नेम बच्चों को जानते हैं जिन्होंने मैनेजमेंट से भी बदतमीजी की है। इस पर्सपेक्टिव पे आप ग्रुप में से हैं, आप शायद सुन भी रही हैं इस वक्त शायद इसमें से बैठा भी हुआ है कोई, लेकिन मानेगा नहीं, एडमिट नहीं करेगा ना, मैं उसको कभी भी पॉइंट आउट करूंगा। बट किसी के अच्छे होने का मतलब ये नहीं है कि आप जो मर्जी कर लें। आप किसी भी जगह जाके किसी बंदे को कुछ बोल के दिखाएं, बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते हैं, कोई बोलने के लिए देगा ही नहीं आपको। आप किसी भी और जगह पे जाएं, उनके ग्रुप में कुछ उसके खिलाफ कुछ भी बोल के दिखाएं, मैं मान जाऊंगा। तो लीनियंसी का ना आप लोगों ने उठाया गलत फायदा, खैर है। लेकिन अब मैं फर्दर लीनियंट नहीं रहूंगा भाई, मुझे अपना सिलेबस खत्म करवाना है वो मैं करवा दूंगा। मैं अगर 40 दिन में 1 घंटा 25 मिनट की क्लास रख के विदाउट एनी रिकॉर्डिंग अगर मैं टेक्स्ट का सिलेबस एक्सप्रेस बैच में खत्म करवा सकता हूँ,
तो मैं ये भी इजीली खत्म करवा दूंगा, फिक्र ना करें। मेरी कमिटमेंट जो थी, जो मैंने फर्स्ट डे की थी, सारी की सारी पूरी करूंगा, और कोई संडे भी ऑन नहीं करूंगा, वो मेरा हेडेक है, वो तो मैं करवा दूंगा। बट आज के बाद वो जो है ना सॉफ्ट साइड, वो कोई एक्सपेक्ट ना करें मेरे से। दैट्स इट। हाँ, अब हम स्टार्ट करने लगे हैं इनकम टैक्स। मैंने इस चैप्टर के जो नोट्स थे वो आपके साथ मैंने पहले ही शेयर कर दिए थे। आप लोगों के पास ग्रुप में वो नोट्स पहुंच गए हैं, मिल गए हैं। आप इनका प्रिंट आउट ले सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम वगैरह नहीं है। अगर आप लेना चाहते हैं, आप इन नोट्स का प्रिंट आउट ले सकते हैं। ये बिल्कुल ऑथेंटिक और अप्रोप्रिएट नोट्स हैं। इनकम टैक्स में ये जो 26 बच्चे बैठे हुए हैं, अगर 26 बच्चे पास होते हैं मेरे लिए सफिशिएंट है। आप लोगों ने सिर्फ एक काम करना है, आप लोगों ने रोज का काम जो है वो साथ साथ करना है। डेली बेस का काम जो है वो आप लोगों ने साथ साथ करना है। अगर 1 घंटे 15 मिनट की क्लास है, तो बाद में भी आपने जो जो जिस क्लास में बताऊंगा सिर्फ उसको करना है। आप इसको साथ साथ करेंगे, दिसंबर एंड के ऊपर आपका इनकम टैक्स जो है वो भी ऑलमोस्ट रेडी होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मुझे पता है अप्स एंड डाउन होते हैं, कभी आप ऑफ हो जाते हैं, नेट के इश्यूज हैं, लाइट के इश्यूज हो जाते हैं, कभी कुछ भी मसले मसाइल हो जाते हैं। अगर किसी दिन भी लाइव क्लास रह भी जाती है ना, मेक श्योर कीजिएगा कि रात को सोने से पहले उस दिन की रिकॉर्डिंग्स ले लीजिएगा, क्लास मिस ना हो। बिकॉज इनकम टैक्स में काम ज्यादा है, इनकम टैक्स में असाइनमेंट्स आएंगी। सेल्स टैक्स में मैंने असाइनमेंट कोई नहीं दी थी, बट वो मैं जनवरी में दूंगा, जब मैं आपको दोबारा सेल्स टैक्स करवाऊंगा, उसमें मैं आपको असाइनमेंट दूंगा। इनकम टैक्स में आपको ऑलमोस्ट मैं हर चैप्टर की असाइनमेंट्स दे रहा हूँ, वो लाजमी करवानी है। इनकम टैक्स में वॉल्यूम बहुत है, क्वेश्चंस का मार्जिन बहुत है, तो इसको आपने साथ साथ करना है। बिकॉज लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं, मुझे पता है, आ जाती हैं, नेट के इश्यूज हैं, जो भी होते हैं। अगर किसी का लाइव रह भी जाए ना, तो मेक श्योर कि नेक्स्ट डे के लाइव से पहले उसकी रिकॉर्डिंग एटलीस्ट सुन ले। याद ना करे, कुछ ना करे, रिकॉर्डिंग उसकी ले लेना, पेंडिंग पे कोई ना हो। इनकम टैक्स में सेल्स टैक्स जिसका जहां पे है उसको छोड़ें, फर्क कर दें। मैं खुद कह रहा हूं कि सेल्स टैक्स जिसका जहां पे खड़ा हुआ है ना, उसको छोड़ दे, उसको दिखे भी ना। आप लोगों ने यहां से मेरे साथ चलना है। आज क्या डेट है? 30 नवंबर है ना? 30 नवंबर है ना? यहां से मेरे साथ चल जाए। 20 जनवरी को मैं हर बच्चे से पूछूंगा, अब बताएं, आप लोगों की 100% तैयारी होगी और आप कॉन्फिडेंट भी होंगे। पेंडिंग लेक्चर्स हैं, गोली मारो। सेल्स टैक्स के 2 लेक्चर मिसिंग हैं, 3 मिसिंग हैं, 4 मिसिंग हैं, 5 मिसिंग है, लीव देम, कोई मसला नहीं है। ठीक है, यहां से साथ साथ हो जो, इनको पेंडिंग नहीं करना। सेल्स टैक्स में आपका दोबारा जनवरी में करवा दूंगा, वो मेरा आप लोगों से वादा है। जो मैंने कहा था, जनवरी के पहले 10 दिनों में मैं आपको कंप्लीट सेल्स टैक्स करवा दूंगा, वो मेरा प्रॉमिस है। तो जिसका भी आप में से कोई सेल्स टैक्स के पेंडिंग लेक्चर्स हैं, न्यूमेरिकल्स नहीं देख पाया, छोड़ दे अभी, बिल्कुल लीव करे, उस पर जाने की उसको जरूरत नहीं है। यहां से आपने मेरे साथ चलना है। मेक श्योर के 70 नंबर की एफर्ट जो है वो हमने क्या करनी है, वो हमने 100% करनी है। यहाँ से हमने मार्क्स लेने हैं। वॉल्यूम ज्यादा है चीजों का, लेकिन चीजें आसान है। अब यहाँ पे आप लोगों के पास बुक्स वगैरह तो मल्टीपल होंगे, आप बुक्स वगैरह से पढ़ रहे होंगे, बट यहाँ पे मेरे सीक्वेंस जो हैं थोड़े से अपने होंगे, इसलिए मैंने पहले ही आपसे नोट्स शुरू कर दिए। बज़ाहिर हम चैप्टर कोई कर रहे होंगे, बट जो कनेक्टेड चीजें होंगी वो मैं आपके साथ 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 करवाता जाऊंगा। तो आपको सिलेबस के ऊपर बर्डन बिल्कुल भी नहीं लगेगा, ये भी चीज़ आपने अपने माइंड में रखनी है। और जो मेरा आप लोगों से प्रॉमिस था, जो मैंने ओरिएंटेशन में किया था, कि मैंने आपको सेल्स टैक्स 2 दफा करवाने, वो मैं आपको करवाऊंगा, सेल्स टैक्स 2 टाइम्स। और मैं इनकम टैक्स में से जो सबसे इम्पोर्टेंट एरिया है इनकम फ्रॉम बिजनेस का, ये भी 2 दफा ही करवाऊंगा आपको। अगर आपका सेल्स टैक्स और इनकम फ्रॉम बिजनेस, ये 2 एरिया अगर आपके 100% रेडी हैं, तो आप 100 में से 45 मार्क्स सिक्योर कर गए। पूरा सिलेबस एक तरफ, पूरा सिलेबस एक तरफ है। अगर मैं आपका 100% सेल्स टैक्स तैयार करवा दूं और आपका 100% इनकम फ्रॉम बिजनेस तैयार करवा दूं, तो जिस दिन आप आई कैप में बैठेंगे, आप अप टू 45 मार्क्स जो है वो सिर्फ इन 2 एरिया से ले जाएंगे। तो ये मैंने करवाया है, इसमें से सिर्फ एक सेक्शन मैंने अभी नहीं करवाया था, क्योंकि वो मैं आपको अब जनवरी में करवाऊंगा।
तो उसमें ये आपका 100% दोबारा हो जाएगा। तो इसमें जिसने पहले लेक्चर्स लिए हैं, कोई उसकी कंफ्यूजन वगैरह आती, वो वहाँ पे बड़े इजीली क्या हो जाएगी, दूर हो जाएगी। इवन आपको दोबारा सेल्स टैक्स पढ़ने का मजा बड़ा आएगा, आपको चीजें रिटेन हुई होंगी, आपको ज्यादा अच्छे समझ आ रही होगी। एंड सिमिलरली इनकम फ्रॉम बिजनेस भी मैं आपको 2 दफा करवा रहा हूँ। तो ये जनवरी में ये दोनों टॉपिक्स जो हैं ये आपके 2 दफा मैंने हर हालत में क्या करने हैं, करवाने हैं। तो 45 नंबर है, ये याद रखना। तो इतनी तो मैं एफर्ट कर दूंगा, क्योंकि इतना तो मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ और इतना मैं पैशनेट भी हूँ कि जो मैंने कहा है वो मैं कर दूंगा। तो ये रेडी रहना है कि ये जो 2 कंटेंट है ये हमने 2 दफा करने हैं। और इसके बाद पूरा सिलेबस जो है वो मैं आपको थर्ड टाइम रिवाइज भी करवा दूंगा, जो आपसे वेरी स्टार्टिंग पे कमिटमेंट थी। फेब के दिनों में, प्रोबेबली 5 या 6 फेब के बाद 10 दिनों में पूरा सिलेबस भी रिवाइज करवा दूंगा। तो टेक्निकली मैं आपको इस पूरे सेशन में सेल्स टैक्स 1 दफा पढ़ा चुका हूँ, 1 दफा बाद में पढ़ाऊंगा, 1 दफा रिवीजन में करवाऊंगा, 3 दफा सेल्स टैक्स। बिजनेस 1 दफा पढ़ाऊंगा, एक सेकेंड टाइम भी करवाऊंगा, और रिवीजन में भी कराऊंगा। तो ये 2 टॉपिक टेक्निकली मैं आपको 3 दफा करवाऊंगा, बिकॉज मुझे पता है कि जिस बच्चे के ये 2 टॉपिक, ये 2 एरिया सिक्योर हो गए, उसका पेपर पास है, वो हंस के पेपर पास कर देगा। बिकॉज इन 2 एरिया में से अगर आपने अच्छी तरह तैयार किया तो मरे से मरा बच्चा भी ना 38 नंबर ले लेगा। अगर 38 नंबर इन 2 एरिया से आते हैं तो 12 नंबर वो पूरे पेपर में से आराम से निकाल देते हैं, और आराम से उसके निकल भी आते हैं। तो मुझे आपको एट एवरी कॉस्ट पेपर पास करवाना है। मैं नहीं चाहता कि मैं नेक्स्ट सेशन में आप लोगों की शक्लें देखूं, मैं नहीं देखना चाहता। मैं चाहता हूं कि मैं आप लोगों की शक्लें देखूं सीफैप में जाके। जब आप सीफैप 5 पे मेरे पास बैठे हो तब मैं आपकी शक्लें देखूं जाके, और उसके लिए मुझे 730 साल वेट करना पड़ेगा, बट मैं कर लूंगा। तो मेरी दिली ख्वाहिश है कि आप में से कोई बच्चा भी मेरे सामने नेक्स्ट सेशन में टैक्स में ना हो। मैं उसको R2 में पढ़ा रहा हूँ, मैं उसको कंपनी लॉ पढ़ा रहा हूँ, मैं उसको टैक्स ना पढ़ा रहा हूँ। और टैक्स आप मेरे से पढ़ें CFAP 5 में जाके, एडवांस टैक्स जो है, ये मेरी बड़ी दिली ख्वाहिश है। और अगर तुम में से कोई वापस आया ना टैक्स पढ़ने के लिए कैफ का, तो उसको मैंने गोली मार देनी है, मतलब वर्चुअल गोली मारनी है मिचल्स की, ये याद रखना, ठीक है। हाँ, यहाँ पे जैसे सेल्स टैक्स की समरी थी वो मैंने अभी प्रोवाइड नहीं की, मैं उसको मजीद समराइज करूंगा। यहाँ पे इनकम टैक्स के हर चैप्टर की समरी सब कुछ मिलेगा। पूरा चैप्टर जो है वो एक पेज पे आपको उसका समराइज वे मिल जाएगा, देखिए फिक्र ना करें। तो ये चीज आपने मेरे याद रखनी है, और ये अब आपने मेरे साथ साथ लेके चलनी है, ठीक है। कोई सवाल है किसी का, बताएं। अगर तुम में से किसी बच्चे का टैक्स फेल हुआ ना, तो मैं तुम्हारे ख्वाबों में आऊंगा। नहीं, अगर मैं तुम्हारे ख्वाबों में आया, तुमने मुझे चपेड़े मारी, तो नहीं नहीं नहीं, ख्वाबों में नहीं आऊंगा। ये तो रिक्स है, तो मेरे को रिक्स नहीं लेने का। नहीं, रिक्स नहीं लेने का बिल्कुल। यार टेस्ट का मैं उससे भी बात कर रहा था। टेस्ट आपके अपलोड होने हैं पोर्टल के ऊपर, और इस वक्त पोर्टल जो है वो बैकएंड के ऊपर उसका सर्वर मूव हो रहा है। तो जैसे ही सर्वर मूव हो जाएगा वो पोर्टल के ऊपर अपलोड हो जाएंगे टेस्ट, सिंपल। आप उसकी फिक्र ना करें, उसको भी मैंने रगड़ा लगाया हुआ है। वो भी रो रहा था कि सर वेडनेसडे तक तो आप एक्सटेंड कर देते हैं, जुमे रात तक मुझे टेस्ट आते हैं, जुम्मे को नेक्स्ट टेस्ट होता, तो मैं क्या करूं, मर जाऊं। मैंने कहा यार चलो, एक टेस्ट में हो गया, मैं नेक्स्ट टेस्ट में इतना रिलैक्स नहीं करूंगा। कहता आप खुद देखें, मंडे को होता है हमारा एंडिंग डेट, अगर मंडे को एंड होते हैं तो मैं ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे को चेक कर लूंगा। आपने वेडनेसडे तक एक्सटेंशन दी है और मैं जुम्मे रात तक टेस्ट रिसीव करता रहा हूँ, तो एक दिन में टेस्ट में कैसे चेक करूंगा, तो दैट्स वाई। है तो पोर्टल पे आपके टेस्ट जो है अपलोड हो जाएंगे, उसकी फिक्र ना करें। वीकेंड तक को कह रहा था मैं करवा दूंगा। हाँ वो मेरा भाई सीक्वेंस मेरा है, मैं अपने सीक्वेंस में लेके चलूंगा। तो इनकम टैक्स हम स्टार्ट करने लगे हैं। मैं अभी आपको इनकम टैक्स के बारे में कुछ ऐसा नहीं गाइड करूंगा कि जी ऑर्डिनेंस है, इतने सेक्शंस हैं, इतने रूल्स हैं, इतने ऑर्डिनेंस में स्केड्यूल हैं, कुछ नहीं। सिंपल लेके चलेंगे, आगे जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता। हमें चीज़ों के बारे में क्या होगा पता चलता रहेगा, क्या है और इसमें क्या नहीं है। सिंपल यहाँ पे रखना है, चीज़ों को लेके चलना है। इनकम टैक्स को हम यहाँ पे डिस्कस करने लगे हैं, और इनकम टैक्स को हम क्या कहते हैं, ये हमारा डायरेक्ट टैक्स है। याद है किसी को कि डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, एनीवन?
डायरेक्ट टैक्स क्या होता है यार? माइक का ऑप्शन है, आप लोग माइक क्यों नहीं ओपन करते? सुम्बुम बुकमुम है, गूंगे और बहरे लोग हैं आप लोग। इतना बड़ा माइक लगा के दिया हुआ है, दिल करे माइक ओपन कर सकते हैं। जिसको टाइप करने में प्रॉब्लम है वो माइक ओपन करके जवाब दे दे, जिसको टाइप करने में इजी है वो टाइप करके जवाब दे दे। बट देखिए, चैप्टर 1 में हमने क्या देखा था? चैप्टर 1 में हमने देखा था कि डायरेक्ट टैक्सेस होते हैं और हमारे पास क्या होते हैं, और हमारे पास इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं, यही था। इनडायरेक्ट टैक्सेस में हमने सेल्स टैक्स पढ़ा, और सेल्स टैक्स को हमने साबित किया कि उसको हम इनडायरेक्ट टैक्स क्यों कहते हैं। बिकॉज वो इनडायरेक्टली क्या किया जा रहा है, इनडायरेक्टली वो कस्टमर से लिया जा रहा था, जो उसके ऊपर क्या कह रहे थे, डायरेक्टली जो मैन्युफैक्चरर है उनके ऊपर नहीं, बल्कि इनडायरेक्टली सारा बर्डन जो है वो एंड कंज्यूमर से निकलवाया जा रहा था, वो हमारा इनडायरेक्ट टैक्स था। डायरेक्ट टैक्स क्या है? डायरेक्ट टैक्स है कि जिस बंदे के इनकम है, जिस बंदे के एसेट्स हैं, हम डायरेक्टली क्या कर रहे हैं, हम डायरेक्टली वो टैक्स उसी बंदे से निकलवा रहे हैं, उसी बंदे से रिसीव कर रहे हैं, उसकी इनकम के ऊपर, उसके एसेट्स के ऊपर, उसकी वेल्थ के ऊपर हम क्या कर रहे हैं, टैक्स लगा रहे हैं। तो ये हमारा डायरेक्ट टैक्स कहलाता है। अब हम इस डायरेक्ट टैक्स में क्या कर रहे हैं, हम इस डायरेक्ट टैक्स में इसको इस्तेमाल करेंगे, इसको क्या करेंगे, पढ़ेंगे कि इसको हम डायरेक्ट टैक्स क्यों कहते हैं। तो इनकम टैक्स स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक्स वगैरह डिस्कस करेंगे, और उसके बाद फिर हम अपने हेड्स ऑफ इनकम में शुरू हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम जब इसको शुरू करते हैं, तो शुरू करने से पहले हम देखते हैं कि स्कोप ऑफ इनकम टैक्स क्या है। बस मैं आपको भी ये बता दूं कि जो हम इस वक्त कानून पढ़ेंगे यहाँ पे, उसे हम कहते हैं इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 में आया था। और ये इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 है, जिसमें तमाम ये लॉ जो है हमारा रिटर्न है, इसको हम पढ़ने जा रहे हैं। अभी के लिए इतना ही, आगे जाऊंगा तो मैं बताऊंगा सेक्शंस कौन कौन से हैं, वो हमें याद करने की जरूरत नहीं है। हम पहले देखते हैं स्कोप ऑफ टैक्स। स्कोप का मतलब क्या होता है? और जरा एक्टिव हुआ करें, वरना मुझे इस टाइम नींद आ जानी है। मैं आप लोगों को जगा कर रखता हूँ, आप लोग मुझे सुला देते हैं। जोम्बिस। इस क्लास का ना मैं बैच का नाम चेंज करता हूँ, टैक्स प्री बैच जोम्बिस लिख देता हूँ। बताएं स्कोप किसे कहते हैं? स्कूप ना कह देना, वरना मुझे फिर आइसक्रीम याद आ जानी है। स्कोप, स्कोप फील्ड को है। और भाई तेरे स्पेलिंग खराब हो गई है, क्या हो गया? स्कोप। अगर मैं स्कोप को उर्दू में सब्स्टिट्यूट करूं, दायरा कार कह सकते हैं? दायरा कार कह सकते हैं? बाउंड्रीज, लिमिट्स, के नहीं कह सकते? हाँ, दायरा कार कह सकते हैं। तो दायरा कार, सबसे पहले हमने देखना है कि ये दायरा कार क्या है। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, बहुत इंपॉर्टेंट, इसमें हर चीज याद नहीं करनी इनकम टैक्स में। बस आपने अपना दिमाग रखना है ओपन, एंड ओपन करने का कतई मतलब ये नहीं है कि आप लोग किचन में जाएं, छुरी पकड़ें, अपना सर काटें और दिमाग खोल के सामने रख लें, ये काम नहीं करना। वरना बाद में मुझ पे केस सुनोगे, मैंने कहा दिमाग खोल के बैठ जाओ, खोल के बैठ गए हो। हालांकि जब आप अपना दिमाग खोलेंगे इस तरह तो आपको मायूसी होगी, उसमें ब्रेन नहीं होगा, बट वो वाला काम नहीं करना। यहाँ पे सिर्फ आपने अपने दिमाग को एक्टिव रखना है। जो चीज कहूंगा ना, सिर्फ वो याद करनी है। बाकी अंडरस्टैंड करना है और अपने वर्ड्स में लिखना है। अंडरस्टैंडिंग और अपने वर्ड्स में। मैं आपको अगर पूरे इनकम टैक्स की बात करूँ ना, पूरे इनकम टैक्स की बात करूँ, 70 नंबर का इनकम टैक्स है। आपकी किताब में कोई 16 चैप्टर है इसके ऊपर। इस पूरे इनकम टैक्स में जो रटे वाली चीजें हैं, रटे वाली चीजें वो 10 से 12 हैं, जो वर्ड टू वर्ड क्रैम करने वाली हैं। और वो भी मैं आपको निमोनिक से इस तरह से क्या करूंगा, बता दूंगा कि आपको उसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी।
तो बाकी जो है आपने समझना है और आपने उसको अप्लाई करना सीखना है। जब हम इसके पास पेपर्स करेंगे आपको अंदाजा होगा कि ये एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन इसमें से ज्यादा आते हैं, नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन जो है वो इनकम टैक्स में से क्या है वो बहुत ज्यादा कम आ रहे होते हैं। तो ये चीज आपने जरा याद रखनी है, ठीक है। अच्छा जी, स्कोप। स्कोप का मतलब क्या है कि इनकम टैक्स का दायरा कार क्या है, इनकम टैक्स का दायरा कार क्या है, मतलब किन किन जगहों के ऊपर इनकम टैक्स हमारा जो है वो होल्ड करेगा, या कौन कौन सी चीजें जो है इनकम टैक्स के दायरा कार में आ रही होंगी। तो इनकम टैक्स के ना स्कोप को डिफाइन करने के लिए ये एक लाइन जो है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, याद नहीं करनी, समझनी है, बस सुननी है। अभी याद करने वाला कुछ भी नहीं आया, जो याद करने वाला आएगा वो मैं बता दूंगा, मैं स्लाइड के ऊपर मेंशन कर दूंगा जो याद करने वाला होगा, अभी बस समझना है। इनकम टैक्स का स्कोप ना इस एक लाइन में एक्सप्लेन किया गया है। कहता है जी स्कोप क्या है कि इनकम टैक्स शैल बी इम्पोज्ड, इनकम टैक्स लगाया जाएगा फॉर ईच टैक्स ईयर, हर टैक्स ईयर के लिए, ऑन एवरी पर्सन, हर पर्सन के लिए। किसके ऊपर लगाया जाएगा, जिसके पास टैक्सेबल इनकम हुई, और एज पर द एप्लीकेबल टैक्स रेट्स लगाया जाएगा। सर ये है इनकम टैक्स का स्कोप। अगर हम पूछते हैं कि इनकम टैक्स किन के ऊपर लगेगा या क्या कुछ इनकम टैक्स में आएगा, तो ये इसने स्कोप बता दिया है और इसमें चीजें हाईलाइटेड हैं, ये मेन चीजें हैं। उसने कहा है कि हर पर्सन के लिए जिसके पास टैक्सेबल इनकम है उसके ऊपर हम इनकम टैक्स चार्ज करेंगे किसी भी टैक्स ईयर के लिए एज पर द गिवन रेट्स, जो हमारे टैक्स रेट्स होंगे उसके मुताबिक हम क्या करेंगे, टैक्स चार्ज करेंगे। तो ये जो है ये तो स्कोप बता रहा है कि इस तरह से हमने हर चीज इनकम टैक्स में ला के डाल दी कि किसी भी पर्सन के पास कोई टैक्सेबल इनकम है, हम टैक्स ईयर के लिए उसकी इनकम के ऊपर क्या करेंगे, रेट लगा देंगे। यही स्कोप है। अब इस स्कोप के अंदर ना अगर हमें ये लाइन समझ आ जाए तो हमारा इनकम टैक्स कंप्लीट हो जाता है। अब इस वक्त जो मैंने इस लाइन के ऊपर चीजें हाईलाइट की है ना, ये हमें तलाश करनी है। मुझे अभी नहीं पता, आई डोंट नो कि ये इनकम टैक्स में ये टैक्स ईयर क्या है, मुझे नहीं पता। आपको पता है टैक्स ईयर किसे कहते हैं, एनीवन? नहीं पता, मतलब हम दोनों ही इस चीज से आशना नहीं है। उसके अलावा पर्सन क्या है हमें नहीं पता, इनकम क्या होती है हमें नहीं पता, टैक्सेबल इनकम क्या है हमें नहीं पता, एप्लीकेबल रेट्स क्या है हमें नहीं पता। तो अगर हमें चल जाए पता कि टैक्स ईयर क्या होता है, हमें चल जाए पता पर्सन क्या होता है, हमें चल जाए पता कि टैक्सेबल इनकम किस तरह से कैलकुलेट होती है, हमें चल जाए पता कि रेट्स कैसे लगने हैं, तो इसका मतलब हमें इनकम टैक्स निकालना आ जाएगा, हमें इनकम टैक्स जो है वो कैलकुलेट करना आ जाएगा अगर हमें इन हाईलाइटेड चीजों का जवाब मिल जाए कि टैक्स ईयर क्या है, पर्सन क्या है, टैक्सेबल इनकम क्या है, रेट्स क्या है, रेट्स लगने कैसे हैं, इनकम कैसे फाइंड आउट होनी है। अगर हमें इन तमाम चीज़ों का जवाब मिल जाए तो फिर क्या होगा, हमें ये चीज़ चल जाएगी पता कि भाईजान ये हमारा इनकम टैक्स है और इस तरह से हमारा इनकम टैक्स जो है वो कैलकुलेट हो रहा है। गॉट इट? अब ये लाइन पढ़ के ना जहन में ना 5 सवाल आए हैं, इन हमने 5 सवालों का जवाब तलाश करना है। अगर हमारा 5 सवालों के जवाब पूरा हो गया तो हमारा सेल इनकम टैक्स जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। पहला सवाल है कि भाईजान टैक्स ईयर है क्या, टैक्स ईयर क्या होता है, पहला सवाल ये है। ये इसी स्कोप को पढ़ के जेहन में आया, इसका जवाब तलाश करेंगे। उसके बाद ये टैक्सेबल इनकम है, ये किस चीज का नाम है, कैसे कैलकुलेट होगी, सेकंड क्वेश्चन ये है। थर्ड क्वेश्चन, पर्सन कौन होता है, इसको देखेंगे। चौथा सवाल है एप्लीकेबल रेट्स क्या होंगे, उसको देखेंगे। और आखिरी सवाल है कि लगना कैसे है, ये रेट इस इनकम के ऊपर कैसे इम्प्लाई किए जाएंगे, कैसे अप्लाई किए जाएंगे, इन चीजों को हमने जवाब तलाश करना है।
तो अगर हमें इन 5 सवालों का जवाब मिल जाए, इसका मतलब हमें इनकम टैक्स आ गया है, हमें इनकम टैक्स कैलकुलेट करने आ गया है, हमारा सिलेबस जो है वो क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो अब हमने क्या करना है, हमने इन 5 सवालों का जवाब क्या करना है, तलाश करना है। किनका? इन 5 सवालों का जवाब हमने तलाश करना है। आप लोगों ने याद है बचपन में एक ड्रामा आता था हातिम, देखा हुआ है? लास्ट में ना तूने ना जैस्मीन को देखा, तूने हातिम को नहीं देखा, मुझे लग गया तेरा पता। अब देखिए ना, उस हातिम वाले ड्रामे में क्या था, उस हातिम वाले ड्रामे में हातिम को 7 सवालों का जवाब तलाश करने के लिए भेजते हैं कि तुम इन 7 पहेलियों का, इन 7 सवालों का जवाब तलाश करके ले आए। जब आप 7 सवालों का जवाब तलाश कर देंगे तो जो परिस्तान की मलका है जैस्मीन, उसके साथ तुम्हारी शादी हो जाएगी। तो उसको एक टारगेट देते हैं कि ये 7 सवाल हैं, इन 7 सवालों का जवाब तलाश करो, तो फिर क्या हो जाएगी, तुम्हारी शादी हो जाएगी। अब सिमिलरली आपके पास भी ना ये 5 सवाल है, आप इन 5 सवालों का जवाब तलाश कर लेना तो आपकी शादी नहीं होगी, लेकिन आपका टैक्स का पेपर जो है वो पास हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि आपके टैक्स के पेपर में परमानेंट क्रेडिट आए मार्च अटेम्प्ट में, तो इन 5 सवालों का जवाब जो है आपको तलाश करना पड़ेगा। इज दैट क्लियर? तो जिस तरह हातिम ने अपने 7 सवालों का जवाब तलाश करने के लिए सफर शुरू किया था, हम भी शुरू करें अपना सफर इन 5 सवालों का जवाब तलाश करने के लिए। डिस्क्लेमर दे दिया भाई, उसका 7 सवालों का मकसद और था, हमारा इन 5 सवालों का मकसद जो है वो और है। ये लगा सर हमारे सवाल तो कंप्लीट हो गए बट हमें वो चीज नहीं मिले, तो अपनी अपना नसीब, अपनी अपनी किस्मत है। करें सफर का आगाज? चलें जी, हम भी हातिम भाई के फॉलो करते हुए हम भी अपना सफर का आगाज करते हैं। तो उसकी पहेलियां थी कौन कौन सी? नेकी कर दरिया में डाल, एक बार देखा है बार बार देखने की, क्या है, ख्वाहिश है, दो तो मुझे याद है पहेलियां, 2 सवाल मुझे याद है, मुझे बाकी 5 सवाल भूल गए। चले एनीवेज, हम अपना, हमारी मंजिल क्या है? हमारी मंजिल है टैक्स परमानेंट क्रेडिट इन मार्च 23, ये हमारी मंजिल है। तो इस मंजिल तक जाने का हम अपना जो सफर है वो आगाज करते हैं। ठीक है, हम अपनी मंजिल पे जाने का जो सफर है उसका आगाज करते हैं। और वैसे भी जो सफर है वो बड़ा खूबसूरत है, इतनी माइट भी मंजिल मजे की ना हो, बट ये जर्नी जो है ना ये बड़ी मजे की है। तो आग आप लोग भी इस जर्नी को, इस सफर को एंजॉय करेंगे, बट रिमेंबर आप लोगों ने साथ साथ रहना है। अगर आप साथ साथ रहेंगे तो ये आपका सफर ही रहेगा, अगर साथ साथ ना रहे तो कब ये सफर इस सफर में कन्वर्ट हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलना। तो बेहतर है कि हम ये वाला सफरिंग करें, ना कि ये वाला सफरिंग करें। तो चलें आगाज करें इस सफर का। आप लोगों ने इस सफर में रहना है, अगर कोई बच्चा इस सफर में पहुंच गया तो मुझे बता दे, मैं उसको अलविदा कर दूंगा। इस सफर से बच के रहना आप। तो फिर टैक्स के तमाम यात्रियों से निवेदन है कि अपनी, कृपा करके अपनी पेटी बांध लें। टैक्स का विमान 5 सवालों का जवाब तलाश करने के लिए उड़ने के लिए तैयार है। टेक ऑफ करते हैं और इन 5 सवालों का जवाब जो है वो तलाश करते हैं। ठीक है, सबसे पहले घबराना नहीं है, हालांकि वो खुद घबरा रहे हैं हमें कह के। सबसे पहले हम देखते हैं इनकम किसे कहते हैं। इनकम, लेमैन की लैंग्वेज में जहां पे भी इनकम का वर्ड आएगा, इनकम का वर्ड होगा आमदनी, ऐसा ही है। लेकिन इनकम को थोड़ा सा ऑर्डिनेंस में एक्सप्लेन भी किया गया है, और ये डेफिनेशन आपने याद नहीं करनी, इसको सिर्फ आप अभी सुन लें और बाद में कभी जब अपनी फाइनल प्रिपरेशन कर रहे होंगे तो रीड कर लीजिएगा, याद नहीं करनी बिल्कुल भी।
गॉट इट। इनकम का मतलब क्या है? इनकम का मतलब सिंपल आमदनी, या जो हमने कमाई की है, या जो हमने अर्निंग की है, या जो हमारे पास पैसा आया है, उसे हम इनकम कहते हैं। टैक्स वालों ने भी इसको एक्सप्लेन किया हुआ है, कहता है जी कोई भी अमाउंट, अमाउंट का मतलब कोई भी रकम जिसके ऊपर टैक्स लगेगा अंडर द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के तहत, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के तहत अगर हम किसी भी रकम के ऊपर टैक्स लगा रहे हैं, किसी भी रकम के ऊपर अगर हम टैक्स चार्ज कर रहे हैं, तो वो क्या करेंगे, वो हमारा इनकम कहला रही होगी। जैसे सैलरी है, आप सैलरी कमाते हैं, पैसा लेके आते हैं, टैक्स लग गया, आपकी इनकम है। आपको रेंट मिला, ऊपर टैक्स लग गया, वो आपकी इनकम है। आपने प्रॉपर्टी बेची, मुनाफा हुआ, टैक्स लग गया, वो आपकी इनकम है। तो किसी भी रकम जिसके ऊपर टैक्स लग रहा है वो आपकी इनकम कहलाएगी। या कोई भी ऐसी अमाउंट जो आपको रिसीव हुई है अंडर एफटीआर। एफटीआर क्या होता है आगे जाके पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे। कोई भी ऐसी रकम अंडर एफटीआर है, जब आपको वो अमाउंट मिली, आपको टैक्स काट के अमाउंट मिल रही है, तो ऐसी रकम को भी हम इनकम मानते हैं। डिविडेंड है, डिविडेंड क्या होता है अगर पढ़ेंगे, आपको डिविडेंड मिलता है, या अगर आपको बैंक से प्रॉफिट और डेट मिलता है तो आपका टैक्स काट के आपको पेमेंट की जाती है। तो जिस अमाउंट से आपका टैक्स काट के पेमेंट हो रही है और वो अमाउंट एफटीआर में जा रही है, तो वो भी आपकी इनकम होगी। या कोई भी अमाउंट, कोई भी रकम जिसको इस ऑर्डिनेंस ने कह दिया है कि ये डिविडेंड है, उस और ये इनकम है, तो उसको हम इनकम ही मानेंगे। जैसे डिविडेंड है, जैसे रॉयल्टी है, जैसे फॉर एग्जांपल आप लॉटरी विन करते हैं, लॉटरी को उन्होंने कह दिया कि आपकी इनकम अनड्राफ्टेड है, तो आपकी इनकम ही ट्रीट हो रही होगी। या इसके अलावा आपको किसी भी इनकम के ऊपर कोई लॉस हो जाए, तो वो भी हमारी क्या होती है, इनकम ही ट्रीट होती है। देखिए लॉस एक नेगेटिव इनकम है। तो ये इनकम की डेफिनेशन है, ये आपने याद नहीं करनी बिल्कुल भी, पढ़ ली है, इनफ है। जब इनकम टैक्स कंप्लीट होगा आपको पता होगा हाँ यार ये ही बातें होती, ये इनकम है। अब मैं जरा आपसे एक सवाल पूछता हूँ, एक कॉमन क्वेश्चन, कि ये इनकम हमने तो बात की, ये इनकम कमाने के जरिए कौन से हो सकते हैं, कोई बताएगा? एनीवन? मैं पूछता हूँ जी, अतर ने पैसे कमाने, अतर तुम पैसे कैसे कमा सकते हो, बताओ जरा। सैलरी, एम्प्लॉयमेंट, जॉब, बिजनेस, ओके, जॉब करके, बिजनेस करके, और 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 ठीक है, मतलब आप शर्त लगाकर, यार क्या याद करवा दिया इंडिया पाकिस्तान का मैच। हराम की इनकम की बात नहीं कर रहा। अब तो मुझे ये कह दो सर, हम भी सबा लोड वाले के साथ पार्टनरशिप कर लेंगे, ऐसे थोड़ी होता है। लोगों से लोड मांग मांग के, या लड़कियों की आवाज करके, कॉल कर करके, अब ये भी तुम्हारी इनकम हो सकती है। घड़ी चोरी करके, हाँ हो सकती है। बूट पॉलिश करके, भाई सीधे सीधे दसो। हाँ, एवन फील्ड में टैक्स चोरी करके लेने के बाद, या रॉन्ग एफिडेविट दे के बनी गाला लेने के बाद, ये भी आपकी इनकम हो सकती है। सही कह रहे हो, सही कह रहे हो। अगर ब्लैक मनी पर टैक्स लग जाए तो उसको ब्लैक मनी कभी भी नहीं कहेंगे। या 22वें स्केल की जॉब करके और हज करके, वो वाली भी होती है। या पापा जॉन्स की फ्रेंचाइज खोल के, है ना। कसम वाली बात है, फजूल बातें करा लो इस कौम से, वो बहुत आती है इनको। सीधा जवाब नहीं देते। फिर जब मैं कहता हूँ सर आप हमारी बेइज्जती कर देते हैं, आप बड़े टू द पॉइंट मारते हैं, कानों पे लगती है, तो खुद ना पंगे लिया करो। मैंने सिंपल सा कहा है कि तुम पैसा कैसे कमा सकते हो,
आपने कहा जी हम जॉब कर सकते हैं, मैंने कहा ठीक है। आपने कहा जी हम कॉल सेंटर में काम कर सकते हैं, ओए तेरी ऑडिट की स्पेलिंग सही कर ले, तेरी मेहरबानी, खुदा आधा वास्ता है। ऑडिट ऑडिट कोई दुनिया में लफ्ज एग्जिस्ट ही नहीं करता। आपने कहा जी हम कॉल सेंटर में काम करके पैसे कमा सकते हैं, मैंने कहा ठीक है। फिर अगर लड़कियां फॉर एग्जाम्पल लड़कियां सीए में आती हैं और सीए उनसे नहीं हो रहा होता, उनको सीए फंस देता है, तो फिर मोहल्ले में शो भी मारनी होती है कि हम तो सीए कर रही हैं, और फिर मोहल्ले में ट्यूशन वाली बाजी बन के ही पैसे कमा रही होती हैं, कमाती है ना पैसे, ट्यूशन वाली बाजी बन के वहां से भी पैसे कमा रही होती हैं ट्यूशन सेंटर खोल के। लड़के जो होते हैं वो 100 रुपए के दही के पैसे लेते हैं और 30 रुपए बीच में कमा रहे होते हैं, वहां से पैसे कमा रहे होते हैं। या और आप पैसे कहाँ से कमा सकते हैं, आपके घर में घर है आपके पास, आप उसका पोर्शन जो है वो रेंट पे दे सकते हैं। हाँ, उसके अलावा और पैसे कहाँ से कमा सकते हैं, हाँ फीमेल्स जो हैं वो सीए में आती हैं, उन्हें हम कहते हैं कि अपनी ठीक करें प्रेजेंटेशन, उनसे वो ठीक नहीं होती प्रेजेंटेशन, तो उसके सही करते करते वो जाके ब्यूटी पार्लर खोल के बैठ जाती हैं और पार्लर वाली आंटी बन के फेमस हो जाती हैं और नाम लिखती हैं सीए ब्यूटी पार्लर, नहीं सॉरी कैफ ब्यूटी पार्लर का नाम लिख के बैठ जाती हैं, ये वहां से भी पैसे कमा सकती हैं। और बताएं और बताएं और बताएं। बिजनेस कर सकते हैं, हाँ आप बिजनेस कर सकते हैं। आप सीए में डीजी पे आते हैं, आप वहाँ पे 8,000 रुपये का अपना कोर्स लेते हैं और बाद में 3-3 हज़ार रुपये अपने 10 दोस्तों से लेकर उनको अपना एलएमएस बेच देते हैं, ये भी बिजनेस आप कर रहे होते हैं, पैसा तो कमा रहे हैं ना। 8,000 का लिया और 10 दोस्तों को 30,000 रुपये का बेच दिया, तो 22,000 का प्रॉफिट आपने किया, ये भी आप कर रहे होते हैं। यहाँ ऐसा भी होता है कि आप अपना जब बुक्स का फॉर्म आपको कहा जाता है तो डबल डबल फॉर्म जमा करा देते हैं, ताकि 2 बुक्स डिलीवर होंगी और एक बुक 450 की बेच के पैसे कमा लेंगे, ये भी पैसे कमा रहे होते हैं। और कौन सा बिजनेस कर सकते हैं, हाँ, घर वाले अगर घर से बाहर जाते हैं तो आप घर का सामान चुक के बेच आते हैं कबाड़ियों को, उससे पैसे आते हैं, वो भी आप बिजनेस कहते हैं हमारा है। या आप सूखी रोटियां जो होती हैं ये चीजें बेच देते हैं, ये पुरानी, या आई कैप का जब रिजल्ट आता है पास हो जाते हैं, किताबें बेच के पैसे कमा रहे होते हैं, ये भी बिजनेस पैसे आ रहे हैं आपके पास। और कहाँ से पैसा आपके पास आ सकता है, सोचें 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 सोचें। हाँ, घर बेच के 3 डब्बे देखा, इसको पता है ये काम करती हैं, है ना मिस, 3 डब्बे बेचती है ना आप। है ना, लग गया पता, इसलिए ना अब इनके घर में ना 3 डब्बों में वाला घी आता ही नहीं है, वो बॉटल्स का लेके आते हैं कि 3 डब्बे बिके ना, वरना ये घी निकाल के शॉपर में पैक करके 3 डब्बा बेच देती हैं। ये माइक जरा बंद कर लो अपना, माइक बंद कर लो, किसका है। और बताएं। हाँ, आप गाड़ी लेते हैं, गाड़ी महंगे बेच के उससे पैसे कमा सकते हैं। और आप घर बेच के पैसे कमा सकते हैं, प्लॉट बेच के पैसे कमा सकते हैं। चलिए जी, अगर आपका दिल कर रहा है कि मैं हम आपको प्रेस करें कि आप टिकटॉकर हैं और हम आप टिकटॉक बना के पैसे कमा रहे हैं, तो हम ये भी मान लेते हैं। आप टिकटॉकर बन के पैसे कमा लेते हैं, हालांकि आपके पास आईक्यू लेवल 0 है, कुछ नहीं दुनिया में आता, बस 10 मिनट का स्लोमो बना के पैसे कमा सकते हैं, ठीक है। और बताएं। आप बुक्स लिख के पैसे कमा सकते हैं, हालांकि हम तो फ्री में बुक्स दे रहे हैं, हमने पैसे नहीं कमाए, पहले बता रहा हूँ। फोटोग्राफी से पैसे कमाए जा सकते हैं, अच्छा आइडिया है, ये तो मैंने सोचा ही नहीं है। मैं फिर अपनी गूगल फोटोज जाके बेच आता हूँ, किसी से पैसे लेके आता हूँ। गुड आइडिया, अप्रिशिएटेड। तो ये मुख्तलिफ जराए हैं, आप इनसे पैसे कमा सकते हैं। अब हमने ये सारी बातें की हैं, हमने सॉर्ट किया कि यहाँ 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 से पैसे आ सकते हैं। अब जहां से मर्जी पैसे कमाएं, टैक्स वालों ने क्या किया है, हमारी इनकम को ना इन 5 हेड्स में क्लासिफाई करती है। वो कहता है कि दुनिया की आप कहीं से भी इनकम कमा लें, वो इन पांचों में से किसी ना किसी हेड ऑफ इनकम पे क्या करेगी, फॉल कर रही होगी। दुनिया की कोई भी इनकम पकड़ लें, वो इन पांचों में से किसी ना किसी हेड के ऊपर क्या कर रही होगी, फॉल कर रही होगी। आप कोई भी मुझे एग्जांपल दें,
कोई भी किसी भी इनकम की एग्जांपल दे, वो इन पांचों में से किसी ना किसी में फॉल करेगी। देखिए यूट्यूब की इनकम है, अगर आपका यूट्यूब का चैनल है और आप उसको एज अ ब्रांड लेके चल रहे हैं तो बिजनेस में चली जाएगी। अगर वैसे यूट्यूब बनाई हुई है और कोई रजिस्टर्ड कुछ नहीं कराया हुआ, कभी कभी आप कंटेंट अपलोड करते हैं, रेगुलर प्रोफेशनल यूट्यूबर नहीं है और उससे आपको डॉलर्स वगैरह आ रहे हैं, वो निकल जाएगी आपके अदर सोर्स में। बताएं, ले नाम किसी भी इनकम का नाम लें, वो यहाँ भी फॉल करेगी। फॉरेक्स वाले अदर सोर्स, पेंटिंग बेच के कैपिटल गेन। और बताओ, लें जरा, थोड़ा होए, ग्रो अप हो यार, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। मैं चाहता हूं कि आप इस सब्जेक्ट में प्रैक्टिकली इन्वॉल्व हो। आपका एक आपका पेपर प्रैक्टिकल पेपर आता है, रियल लाइफ सिनेरियो चुप के पेपर में आए होते हैं, थोड़ा हो इन्वॉल्व। एग्रीकल्चर इनकम बिजनेस में डाल देते हैं हम उसको। और बताएं, 3 डब्बे वाली इनकम अदर सोर्स में। और बताएं, कैफ ब्यूटी पार्लर, अच्छा जो कैफ ब्यूटी पार्लर है आपका, सीए बाजी वाली ब्यूटी पार्लर जो है बिजनेस में रहेगा, बिजनेस है आपका। टीचिंग इनकम, अगर आप एज अ एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, विजिटिंग टीचर नहीं है, देन योर सैलरी। अगर आप विजिटिंग टीचर में हैं तो आप एज एम्प्लॉयमेंटशिप काम नहीं कर रहे तो अदर सोर्स में निकल जाएगी आपकी। शेयर सेल करके कैपिटल गेन में। रेंट किसका, प्रॉपर्टी का रेंट, गाड़ी का रेंट, किसका रेंट? अगर प्रॉपर्टी का रेंट है तो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में, गाड़ी का रेंट है तो इनकम फ्रॉम बिजनेस में। देखो, नौकरी कर रहे हो सैलरी में, कॉल सेंटर काम कर रहे हो सैलरी में, टीएक्स शिप कर रहे हो सैलरी में, मजदूरी कर रहे हो सैलरी में जाएगी। घर है किराए पे दे दिया, रेंट आ रहा है प्रॉपर्टी में। कोई बिजनेस कर रहे हो, बेशक आप बोरी बंद लाश का बिजनेस कर रहे हो या बूट पॉलिश का बिजनेस कर रहे हो, कोई भी बिजनेस कर रहे हो, बिजनेस में जाएगी। घर बेच दिया, घड़ी बेच दी, वही वैसे घड़ी बेच दी है वाकई कैपिटल गेन में, घड़ी बेचना इज अ कैपिटल गेन, उसके ऊपर हम टैक्स देते हैं, तो वो कैपिटल गेन में चली जाएगी। और कोई इनकम जो इन चारों में नहीं आई, वो कहाँ चली जाएगी? अदर सोर्स में चली जाएगी। तो ये हमारी 4 हेड्स की डिवीजन है। हमने अपनी इनकम को इन 4 हेड्स में, इन 5 हेड्स में क्या किया हुआ है, क्लासिफाई किया हुआ है। कोई भी इनकम कमाएंगे वो इन पांचों हेड में फॉल करेगी। इन पांचों में से किसी भी एक हेड में वो क्या कर रही होगी, वो इनकम आपकी फॉल कर रही होगी। तो ये चीज क्या रखनी है, ये चीज आपने अपने माइंड में रखनी है। तो इस चीज पे तो हमें लग गया पता कि हमारे जो है 5 हेड्स ऑफ इनकम है जो एग्जिस्ट कर रहे होते हैं। इज दैट क्लियर? तो आप अपने बस याद रखने हैं कि हमारे पास ये 5 हेड्स ऑफ इनकम है। हमारे पास ये 5 हेड्स ऑफ इनकम है। हमारी कोई भी इनकम हो, कहीं से भी इनकम हो, वो इन 5 हेड्स में ही क्या करेंगे, फॉल कर रही होंगी। गॉट इट? सर, वैसे अगर किसी बिजनेस में सेल्स भी हो रही हो तो उसमें इनकम टैक्स और सेल्स टैक्स दोनों इन्वॉल्व होगा? देखिए, जब हमने इनकम टैक्स स्टार्ट किया ना, तो हमने सेल्स टैक्स को 3 तलाके दे दिए। हमने इस पूरे इनकम टैक्स में सेल्स टैक्स का जिक्र नहीं करना है। सेल्स टैक्स एक अलग डोमेन है।
वो आपकी सेल और परचेज के ऊपर है, उसका पूरा मैकेनिज्म समझा हुआ है। इनकम टैक्स का और सेल्स टैक्स का आपस में कोई रिलेशन नहीं है, सिंपल। हमने इस पूरे इनकम टैक्स में सेल्स टैक्स का जिक्र नहीं करना, और उस पूरे सेल्स टैक्स में हम इनकम टैक्स का भी जिक्र नहीं कर रहे थे। तो ये चीज आपने याद रखनी है। तो आपने यहाँ पे 3 तलाक दे देनी है सेल्स टैक्स को, ठीक है, उसको ऑफ कर देना है। हम यहाँ पे सेल्स टैक्स के बिना ही पढ़ेंगे, ठीक है। बिजनेस में जब हम इनकम फ्रॉम बिजनेस पढ़ेंगे ना, तो वहां पे बताऊंगा आपको कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से सेल्स टैक्स हम कहाँ लेके जाते हैं और इनकम टैक्स हमारा कहाँ जाता है। आप खुद बताओ, क्या हमने पूरे सेल्स टैक्स में कहीं प्रॉफिट या लॉस की बात की थी? पूरे सेल्स टैक्स में कहीं प्रॉफिट या लॉस की बात की थी हमने? नहीं की थी ना। तो वहां पे प्रॉफिट या लॉस नहीं था। यहाँ पे सारी हम इनकम्स की बात कर रहे हैं, गेन्स की बात कर रहे हैं, प्रॉफिट या लॉस की बात कर रहे हैं। हम दूरी कर ली है, हमारा कोई वास्ता नहीं सेल्स टैक्स से दिसंबर एंड तक। हाँ हाँ, हमने उसको अपनी बरादरी से निकाल दिया। हम आज आकदामा साइन कर देते हैं कि हमने अपने होशो हवास में सेल्स टैक्स को अपनी तमाम जागीर से, जायदाद से आग कर दिया। हमारा उससे कोई रिश्तेदार नहीं है, एक नालायक औलाद है हमारी, गंदे अंडे से। एडवांस टैक्स पढ़ाएंगे इंशाल्लाह, इंशाल्लाह वेरी सून विल बी इन C-FAB 5। उससे पहले मुझे कैफ तो, जिस दिन मेरी टैक्स की कैफ की बुक आ गई ना, उससे अगली अटेम्प्ट में C-FAB में खड़ा होऊंगा इंशाल्लाह। जो बड़ा शौक है C-FAB को बढ़ाने का, मजा आता है। बच्चे मेच्योर होते हैं, ग्रो अप होते हैं, प्रैक्टिकल लाइफ उन्होंने देखी होती है, उनको समझाना बड़ा आसान होता है। नहीं, लेकिन ज्यादा आसान आप लोगों को समझाना है। हाँ, आप लोगों को समझाना ज्यादा आसान है। आप लोगों को ना फर्स्ट टाइम नॉलेज देनी है, आपने लर्न करना है। उनका बड़ा औखा प्रोसेस है। उन्होंने पहले उसको अनलर्न करना है, पहले चीजों को भूलना है, फिर नई चीजों को सीखना है। बिकॉज प्रैक्टिकल लाइफ के टैक्सेशन में और इस किताबी टैक्सेशन में बड़ा फर्क है, बहुत फर्क है। तो वो हम आर्टिकल्स में तो प्रैक्टिकल लाइफ से डील कर रहे होते हैं। तो उस प्रैक्टिकल लाइफ में तो हम कहते हैं यार ये तो अभी रिटर्न फाइल की, उसको तो हमने ये किया था, किताब तो ये कह रही है, अब ये करना पड़ेगा। वो एक मुश्किल प्रोसीजर होता है, जिसमें आप जब वहाँ पे आप प्रैक्टिकल लाइफ में और यहाँ पे जब फंस जाते हैं ना, तो वो बड़ा होता है, मतलब मजा आएगा। अभी तो बहुत दूर है, 735 साल बाद तूने ममा C-FAB च आने, 735 साल हले पे ने। एडवांस काउंटिंग भी आ जाएगी 1-2 सालों में। मैं इंशाल्लाह C-FAB में भी हो जाऊंगा। PRC, कैफ एंड C-FAB एंड MSA। हाय हाय हाय, मजा आ जाएगा। नहीं, मैं 1-2 सालों में हो जाऊंगा, आप तो 735 साल के बाद आ रहे हैं। और जो बच्चे कैफ के लेक्चर बंक कर रहे होते हैं वो C-FAB में आएंगे। माशाल्लाह, तालियां, क्लैपिंग क्लैपिंग क्लैपिंग, बहुत मजा आया। नहीं, अगर इस पोर्टल पे C-FAB आया तो इस पोर्टल पे कर लेंगे, अगर कहीं और हुआ तो कहीं और कर लेंगे। अभी हम C-FAB की बात कर क्यों रहे हैं? कैफ के तुम्हें स्पेलिंग नहीं आते, यहाँ का टैक्स तुमसे होता नहीं, C-FAB की बातें कर रहे हो, ख्वाब करोड़ों की दुकान तुम्हारी पकौड़ों की। आपने अपने इनकम टैक्स कितनी दी है इस साल? ना छेड़ भाई, ना छेड़। टैक्स देते हुए ना दिल में बहुत दर्द होती है, बहुत ज्यादा। और फिर एक नुसरत फतेह अली खान अंकल दिल में बोलते हैं, ना छेड़ो हमें, हम सताए हुए हैं, बहुत जख्म सीने पे खाए हुए हैं। हम तो गवर्नमेंट को ये कह सकते हैं कि लाख रुपया खा गए 100-100 करके। लेकिन मैंने टैक्स प्रॉपर देता हूँ, मैं अच्छा टैक्स देता हूँ। मेरी टैक्स लायबिलिटी जो होती है वो अच्छी बनती है। इनकम टैक्स में जब आएंगे ना स्लैब रेट्स में,
तो मैं आपको बता दूंगा कि मैं इस स्लैब रेट में मैं फॉल कर रहा था इस दफा, दुख हुआ। ठहर है, चलता है। दिस टू शैल पास टेस्ट रॉन्ग। फिगर्स बता दें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, कौन से फिगर्स पूछने हैं? हाँ, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सैलरी नंबर, ओ, मैं एक दिहाड़ीदार मजदूर हूँ और मैं शुद्ध गरीब हूँ। मेरा पूरा खानदान गरीबों का है, हम खानदानी गरीब हैं। ठीक है, हम इसको यहाँ पे रखते हैं। हमारा इनकम टैक्स ऑफिशियल स्टार्ट हो गया। कल हमने अपने सवालों का जवाब तलाश करना है, जिसमें टैक्स ईयर और आगे की कहानी। कल बड़ा मजा आएगा। कल हम साथ साथ पास्ट पेपर्स भी करते रहेंगे और सिनेरियोज भी डिस्कस करते रहेंगे। कल मजे की चीजें हम डिस्कस कर रहे होंगे। ठीक है जी, तो मिलते हैं इंशाल्लाह कल। और रेगुलर रहना है भाई। तुझे भी मैंने क्या कहा कि तूने सेल्स टैक्स के बारे में सोचना भी नहीं है, तो फिर सेल टैक्स सोच रहा है। तेरा तो गेम जाना पड़ेगा। सेल्स टैक्स को 3 तलाक के दे दो, 31 दिसंबर तक सेल्स टैक्स भूल जाओ। अभी तो भी सेल्स टैक्स पढ़ा ही नहीं है, ठीक है, होम स्कूल है। सेक्शन नंबर कोई रिटेन नहीं करने, कोई सेक्शन नंबर याद नहीं करने। जहां सेक्शन नंबर याद करने वाला होगा वो मैं करवा दूंगा, अभी कोई सेक्शन नंबर याद नहीं करने। ठीक है, कल मिलते हैं इंशाल्लाह। और कल हम 2 सवालों के जवाब जो हैं वो तलाश करेंगे। ओ भाई, एयर एमिंग घबरा रहे हैं। देखें, 21 बाय 15 to 20 जनवरी मैंने सिलेबस खत्म कर देना आपका। उसके बाद मैंने रिवीजन भी करा देनी है। जो मेरे साथ साथ रहा, मैं उसको चैलेंज से कह सकता हूँ, उसको बाद में चीजें खुद करने की जरूरत नहीं पड़नी। देखो, एक दफा सिलेबस करवा देना कंप्लीट, और उस सिलेबस में 2 दफा सेल्स टैक्स, 2 दफा बिजनेस है। थर्ड टाइम मैंने खुद रिवाइज करवा देना, पीछे मार्जिन बचना क्या आपके पास खुद तैयारी करने वाला। सिंपल, आखिरी महीने में मॉक्स या टेस्ट वगैरह देना, डेट्स इट, वेरी सिंपल। तो एक दफा सिलेबस मैं करवाऊंगा, 2 दफा मैं करवाऊंगा, 3 दफा मैं करवाऊंगा, फिर सर पेपर भी आप दे दें मेरा, फिर कोई टेंशन नहीं है। ऐसा करते हैं, तुम ना मेरी प्लास्टिक सर्जरी करवा लो, 2 अरब रुपया लेके आओ। पहले मेरी कराओ प्लास्टिक सर्जरी, मैं फिर जाऊंगा तुम्हारे एंड पे, फिर मैं पेपर कराऊंगा। जब तुम्हारा पेपर पास हो जाएगा तो वापस मुझे मेरी हालत में रिस्टोर कर देना। अगर 2 अरब रुपया नहीं है मरियम नवाज वाला, तो फिर डोरेमोन को बुला लेते हैं, उससे हम गैजेट ले लेंगे। ठीक है सर, फेस आसान है बट मैं बहुत पतला हूँ। तो भाई जब फेस करवा रहे होंगे तो हम साथ करवा लेंगे लाइपोसक्शन भी, इसमें कौन सी बड़ी बात है। यार इन लोगों को पता ही नहीं है, चाइना के अरस्तु बन के बैठे होते हैं। जिंदगी में नॉलेज सीखो भाई। आई नो ही इज रेसिस्ट, उसको उसके मुताबिक जवाब दिया है मैंने, सुथरी कर दिया इसके मैंने। कल मिलते हैं इंशाल्लाह टैक्सी के साथ, और कल टाइम पे आइएगा। मैं आज भी मैंने पूरे 2 बजे क्लास स्टार्ट कर दी थी और मुझे 10 मिनट वेट करना पड़ा। कल मैं वेट नहीं करूंगा, बिल्कुल भी वेट नहीं करूंगा कल मैं। अल्लाह हाफिज।